जो लोग यहाँ आके जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें से खास करके हमारे बल्ली महारान के एक साहब है जिन्हें शोएब इकबाल साहब ने जो है यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, वो अब राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन उन्हें खुद ये याद रखना चाहिए कि वो रामनगर की सीट हार गए। आप अपने घर में बोल रहे हो, बाकी पार्लियामेंट में जाके यूं बैठ जाओगे, विधानसभा में जाके यूं बैठ जाओगे। अब जैसे वो इमरान हुसैन साहब है, मैं मुँह से साहब निकलिए, गलती हो गई, अच्छा है ना, गलती हो गई। जो आवाम के लिए बोल नहीं सकते, यूं चुप रहेंगे केजरीवाल के सामने। ऐसा नेता क्यों चाहिए भाई? और मैं खुला चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि समझे वहाँ बैठकर कहते रहो कि वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। तो छोटे मोटी बाई इलेक्शन में इतनी बड़ी बड़ी तोपें निकल के आ जाए, उसमें करें और इस तरह की प्लानिंग करें, इस तरह के शोबाजी करें, कंपेन करें, इस तरह की। आम वोटर क्या सोच रहा है उस तक तो पहुँचता नहीं है। आप जो गरीबों की हालत जाके देखिए, क्या हालत हुई हुई है आज, क्या पोजीशन खराब है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन उस लेवल का काम नहीं किया जो 30 साल में होना चाहिए। दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब आपने कहते कि जो शोएब साहब की नहीं, यूं उंगली उठा दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। अकेला आदमी ने उठ के तो चला गया, कर तो लिया कुछ। तुम में से कोई आ गया, हारून रशीद साहब बराबर में बैठे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये क्या तरीका? आदमी खड़े होके बोल तो सकता है। तीनों इसमें स्टेम टफ लड़ाई है, स्टेम एक तरफ नहीं है कहीं भी, मुझे नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ। इलेक्शन हमेशा पॉकेट को मद्देनजर रख के लड़ा जाता है कि ये दूसरी पार्टी कौन से पॉकेट में क्या ले रही है। हमें हर पॉकेट से शोएब इकबाल साहब के वोट मिलते नजर आ रहे हैं। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई ज़्यादा दिन दुश्मन होता है, ना कोई ज़्यादा दिन दोस्त, मगर समीकरण एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति में जब समीकरण लग जाए तो कन्फ्यूजन पैदा होती है। कन्फ्यूजन किस चीज़ की? कन्फ्यूजन इस चीज़ की कि भाई कौन है, दोस्त कौन है और कैंडिडेट कौन है। मुकामा का इलेक्शन मैंने आपको दिखाया, मैंने पूरा बिहार कवर किया और मेरी हमेशा से कोशिश ये बात रही कि आप तक सच और क्लैरिटी, ये दोनों चीज़ें बैलेंस वे में आप तक पहुँचे, और उसी की तलाश में मैं दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, कोशिश करता हूँ सही लोगों तक पहुँच पाऊँ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू आप तक ले जा पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे सही लोग मिलें और उन लोगों से इस वार्ड नंबर 76 के असली आंकड़े, सही एनालिसिस, ज़मीनी हकीकत, वो भी जो पर्दे के आगे है और वो भी जो पर्दे के पीछे है। मैं इस वक्त बाज़ार मठिया महल में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही मुकामी बैठक है जिसमें मुकामी इलाके के लोग अलग अलग जगहों से आकर बैठते हैं, जिन्होंने यहाँ की राजनीति को सिर्फ देखा नहीं, राजनीति को जिया भी है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो अलग अलग इलाके की गलियों से आते हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का चाचा है, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है। तो उन लोगों से बात करके शायद आज आपको कोई क्लैरिटी मिल पाए कि शोएब इकबाल का जो वर्चस्व है, जो उनका रुतबा है, वो क्या वाकई बरकरार है। आले मोहम्मद इकबाल जेनजी के साथ क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये जो इलेक्शन है क्या वाकई उनके लिए ये इज्जत का सवाल है। साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मुदस्सिर उस्मान, उनके साथ जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव मुदस्सिर उस्मान के साथ जो ताकत लगी वो पूरी आम आदमी पार्टी की बटालियन उनको चुनाव लड़ा रही है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी नाक का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो रिवाइवल की कोशिश कर रही है, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट है कुंवर शहजाद, जो अपनी साफगोही और एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स लेकर लोगों को दर दर ये बता रहा है कि एजुकेशन अगर किसी को चाहिए तो प्लानिंग भी वैसी ही चाहिए और एजुकेटेड कैंडिडेट आपके बीच में वो भी खड़ा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये नज़र आता है कि जो आपसे मेरी रिपोर्ट्स में अब तक कहा गया है, आप अगर उसका उल्टा समझें, यानी कि उसको ठीक रिवर्स कर दें। अगर कोई कहता है कि मैं काला देख रहा हूँ तो आप उसको सफ़ेद समझ सकते हैं, और अगर कोई कहे कि मैं सफ़ेद देख रहा हूँ तो आप उसको काला समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पशुपेश में हैं। 3 कैंडिडेट, तीनों अपने एक ही मोहल्ले के कैंडिडेट, पीछे से बैकअप बड़े बड़े लोगों का। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, इसको और इस कन्फ्यूजन को शायद आज थोड़ी क्लैरिटी मिले। मेरे साथ यहाँ पे जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा और आप उनकी बात सुने और समझें कि इस इलेक्शन में आखिर होने वाला क्या है।
सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। सलाम। मुझे अपना वालेकुम सलाम, अपना नाम और मुझे। जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद सलीम है सलीम साहब आदाब। और मैं तुर्कमान गेट जी का ही वोटर हूँ। जी जी जी। सलीम साहब क्या चल रहा है, सच क्या है? आपके पास ऑप्शन है, आप तसल्ली से डिप्लोमेटिक आंसर्स भी दे सकते हैं, या मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस को थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए अपने ही अल्फाजों में। देखिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारे अपने। जी। इसमें शोएब इकबाल साहब की तरफ से इमरान चौधरी खड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से कुंवर शहजाद खड़े हैं जी। और आप पार्टी की तरफ से मुदस्सर उस्मान खड़े हैं। जहां तक हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनमें हमेशा चाहे रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, इमरान चौधरी ही रात को नजर आते हैं हर काम कराने में। चाहे वो नल जल बोर्ड वालों का मसला हो या सीवर लाइन का मसला हो या सफाई का मसला हो, वहाँ दूसरा कोई हमें नजर नहीं आता इमरान चौधरी के साथ। जहां तक शोएब इकबाल साहब का साथ है, शोएब इकबाल के साथ आने से यकीनी तौर पर उनकी जीत बिल्कुल पक्की हो गई कि उनका अपना एक दबदबा है पूरे इलाके में। ज्यादा लंबा चौड़ा इलाका नहीं है, दिल्ली गेट से लेके शंकर गली का एक हिस्सा। इनके पॉकेट, इलेक्शन हमेशा पॉकेट को मद्देनजर रख के लड़ा जाता है कि ये दूसरी पार्टी कौन से पॉकेट में क्या ले रही है। हमें हर पॉकेट से शोएब इकबाल साहब के वोट मिलते नजर आ रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप शोएब साहब की आपने राजनीति भी मुझे बता दी और इमरान की पर्सनैलिटी भी बता दी। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर साइड ऊपर और रिटर्न शुड बी लोअर साइड नीचे जाना चाहिए। उस दौरान में यहाँ पे इन्वेस्टर्स तो बहुत हैं, 3 पार्टियां इन्वेस्ट कर रही है या 3 कैंडिडेट इन्वेस्ट हो रहे हैं। इन सबकी जो नाक का सवाल बन गया है और इलेक्शन उरूज पे जा रहा है, ये जो पब्लिक यहाँ पर आपको हुजूम दिखाई देता है, जैसे आम आदमी पार्टी का जुलूस निकला उसमें भी बहुत पब्लिक उतर रही है, शेर का भी है, क्या लगता है ये 2 पार्टियां वाकई में टक्कर दे पाएंगी, कांग्रेस के कैंडिडेट और ये? आपने आप पार्टी की बात की, आप पार्टी के जुलूस के साथ जितने भी लोग नजर आ रहे हैं उसमें लोकल कोई शख्सियत नजर नहीं आ रही है। अभी आपने खुद ही कहा कि कोई सीलमपुर से आ रहा है, कोई बल्ली मारान से आ रहा है, कोई नांगलोई से आ रहा है, कोई रिठाला से आ रहा है, तो सारे लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी उसके साथ कोई लोकल आदमी नहीं जुड़ रहा है। शोएब इकबाल साहब के साथ, इमरान चौधरी के साथ सारे ही लोकल आदमी जुड़ रहे हैं। उससे ये बात जाहिर होती है कि जब लोकल आदमी साथ जुड़ते हैं तो वो वोट भी देने का हक रखता है। इसका मतलब जो जुलूस, मैंने एक साहब से बात की थी बाहर, वो कहते हैं कि जब रैली हम देखते हैं शोएब इकबाल साहब वाले शेर की रैली, उसके अंदर जो लोग नजर आते हैं वो इलाके के लोग नजर आते हैं ज्यादातर, भले ही कि वो लोग दूसरी रैली में भी नजर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिश्ता भी ऐसा है हर कैंडिडेट से। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या जिस जोश के साथ आसिम खान अपना समर्थन जो है उस्मान को, ये जो अपने मुदस्सिर उस्मान को दे के, वो जो कैडर जो सो चुका था पिछले कई साल से आसिम खान वाला, जिन्होंने आसिम खान को इलेक्शन जिताया, क्या आपको लगता है वो जागेगा और इसका असर पड़ेगा मुदस्सिर उस्मान? नहीं, मैंने भी आसिम साहब को इलेक्शन लड़वाया था। जी जी जी। लेकिन चूंकि इमरान अपना बच्चा है, हमारे दुख दर्द में हमेशा साथ रहता है, शोएब इकबाल साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हम तो इमरान चौधरी को ही कामयाब करेंगे। हालांकि हम सपोर्टर नहीं है किसी के, मैं सपोर्टर था कांग्रेस का, लेकिन चूंकि बच्चा अपना कारपोरेशन का मामला है, इससे ना तो सरकार बन रही है और ना सरकार बिगड़ रही है। मैं एक सवाल बहुत थोड़ा सा सलीम साहब, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, आपको हो सकता है खराब लगे। लोगों से मैंने जो बात की कैमरे के पीछे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शोएब साहब ने जिस अंदाजे बयान में बात कही वो शायद तकव्वुराना कही कि मैं जिता सकता हूँ कोई भी किसी भी, जो थोड़ा सा लोगों को नागवार गुजर रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चूंकि शोएब साहब ने करके दिखाया है। जिसके भी गले में पट्टा डाला है वो जीत का ही निकला है। ये तो बहुत, आप भी बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं। देख लीजिए, जिसको देख लीजिए, तला सुल्तानों को देख लीजिए, उन्होंने जितवाया, अजहर शगुफा को जितवाया, हाफिज सलीम को जितवाया, हाजी निसार को जितवाया और अब राफिया को जितवाया। सबसे पहले राकेश कुमार को जितवाया, इमरान हुसैन को जितवाया। सुल्तानाबाद तो अब भी जीत रही है। मतलब इमरान साहब की शुरुआत यहीं से हुई है। शोएब साहब, मैं जानता हूँ, मैंने उनको इसीलिए लक़ब दिया शोएब साहब को कि वो काउंसलर बनाने की, किंग मेकर्स हैं, काउंसलर बनाने की मशीन है। उस मशीन में आदमी डालिए, काउंसलर निकलता है। बिल्कुल सही, सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ सर, कुछ मेरे सवालात का हल करिए। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इस पूरे बाजार में घूम रहा हूँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 धड़ों में बटी हुई है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। कुछ बिरादरी कुरैश बिरादरी के हैं, कुछ और बिरादरी के हैं, नाम भी मुझे जहन से निकल गए। इन बिरादरियों के समीकरण को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, समीकरण, बिरादरियां, ये सब चीजें
इस नगर निगम के बाई इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, उनको बनाया जा रहा है। बनाया बाई इलेक्शन कारपोरेशन का 17-18 महीने का खेल है। 4-5 महीने वैसे निकल जाएंगे, पॉलिसी बनने में, इसमें उसमें पता भी चलेगा, मालूम होगा, फिर समझने में आम चुनाव आ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा। मेरा नाम शफी देलवी है जी सर और मैं एक तंजीम चलाता हूँ मिशन एजुकेशन के नाम से, और भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं हमारी, लेकिन ज़्यादा एक्टिव हम उसके ऊपर हैं। एजुकेशन हमारा टॉपिक है और उसके हिसाब से हम अपनी सोशल वर्क करते हैं। मेरा किसी पार्टी वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी का मैं ऑफिस बेरर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। और जो कुछ इलेक्शन में होता है, ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, छोटा सा इलेक्शन है। इसमें जिस तरह से लोग सियासी पार्टियों के नेता बीच में आ रहे हैं, सियासी तमाशा दिखा रहे हैं, वो इस छोटे इलेक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। खुलासे से बात करें, मुझे वो बताएं। खुला के बात कर रहा हूँ ना मैं, कि जितने लोग भी यहाँ पर सियासत कर रहे हैं बाई इलेक्शन में, हमने कभी नहीं देखा ऐसा कि छोटे मोटे बाई इलेक्शन में इतनी बड़ी बड़ी तोपें निकल के आ जाए, उसमें करें और इस तरह की प्लानिंग करें, इस तरह के शोबाजी करें, कंपेन करें, इस तरह की। आम वोटर क्या सोच रहा है उस तक तो कोई पहुंचता नहीं है। इलाके से निकल गया, जलसा जुलूस कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन का जो स्टाइल है इस बार एक नए तरीके से देखने को मिलता है। वो निकल जाते हैं, ये पता नहीं है वोटर क्या सोच रहा है। एक वोटर अपने घर पे खड़ा हुआ है, वरांडे में खड़ा है, जुलूस निकला, एक पार्टी का जुलूस आया, उनने हाथ हिलाया, ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी पार्टी का आया, उसने हाथ हिलाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा आया, अब वो क्या है, ये किसी को क्या पता है कि वोटर के दिल में क्या है, वोटर क्या सोच रहा है। अच्छा, वोटर में मैक्सिमम वोटर जो होता है वो ये होता है, हवा देख के चलता है, किसकी हवा है, वो हवा बनाने की बात करती है, हवा बनाने का प्रोग्राम बनाता है। इसलिए जो असल इशू है, देखिए कारपोरेशन में इशू क्या है आपके पास, सड़क, पानी, बिजली, खड्डा, कूड़ा, गंदगी, ये इसके अलावा कोई इशू तो है नहीं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन जब कभी कम्युनिटी को सामने रखा होता है, उसमें बहुत सारे नेशनल इश्यूज होते हैं। इसलिए हम तो इस चीज इलेक्शन को ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है, तमाशा बना दिया, बहुत सारा कुछ कर लिया, इतनी बड़ी बात है नहीं। और हम लोगों से मिल भी रहे हैं, पर्सनली लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, और लोगों की उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाशेबाज नहीं है, हम कारोबारी आदमी, सियासत कारोबार नहीं करते हम। इसलिए हम उसको इशू नहीं बना रहे किसी बात को भी, खुद अपना जायजा ले रहे हैं, अपने जायजे से बात कर रहे हैं बैठ के कि देख रहे हैं क्या, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद में एक्टिव होना है, काम करना है इलेक्शन के बाद, चाहे कैंडिडेट करे चाहे हम करें। यहाँ अगर कोई इशू है भी तो काम तो बात नहीं होना है। इसलिए कोई भी इलेक्शन जीतता कौन क्या करता है, जो हालात चलते हैं, ये बात जरूर है कि यहाँ पर इस इलाके में पिछले 30 साल से शोएब इकबाल साहब यहाँ एक्टिव हैं, एमएलए रहे हैं, उनका बेटा भी आज एमएलए है। अब उनके पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर वो एक असरदार है, और उन असरदार के तौर पर एक आधा कंडी भी ला दिया बीच में लाके, और दूसरे जो वो भी कह रहे हैं। लेकिन जितने लोग भी कह रहे हैं, मेरा मानना यह है, और मैं खुला चैनल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपके यूट्यूब पर किसी भी चीज के ऊपर कोई इंटरव्यू दे, किसी की तारीफ करे, किसी को कहते जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तमाशे जो हैं ये बहुत सारे चलते रहते हैं। समझे, वहां बैठकर कहते रहो कि वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। असल चीज तो यह है कि जो ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी है उस तक पहुंचता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, ये बात की बातें हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि इस इलाके को, इस टर्निवेल को अच्छा काउंसलर मिले, अच्छा साथी मिले जो आगे हो कर सके। काम तो उसके बाद नहीं होंगे, हम किसी के मुकाबले नहीं करते। तो साहब की बात से एक बात समझ में आती है कि राजनीतिक के धुरंधरों की चमक से जो जनता के मुद्दे हैं वो दब गए, वो कहीं ना कहीं पीछे पर्दे के हैं। जमीन पे जो उतरता है वो काउंसलर है, आपकी नाली ठीक करता है, आपके गटर ठीक करता है, आपके बेसिक बुनियादी ज़रूरतों की ध्यान रखता है। और इलाके में अगर कोई आता है आपके बाहर से चुनाव को लड़ाने के लिए, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि एक बड़े लेवल के नेता को, जिसने 30 साल यहाँ पर राजनीति को 33 साल साधा, उसको चैलेंज करने के लिए आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जंगल में उस राजनीति के नियम अब टूटे हैं, और नियम टूटने के बाद अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब बली मरान में इलेक्शंस होंगे तो शोएब साहब उस इलेक्शन में किस तरह से अपना रोल निभाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आप मुझे बताइए यहाँ का समीकरण क्या है और आपका एनालिसिस क्या है। पहले तो वकार साहब आपके चैनल को मुबारकबाद, थैंक यू। और आपका शुक्रिया कि आप जो है बैठक रहमतुल्लाह में आए। यहाँ हम अलग अलग सोच, अलग अलग वक्तव्य, फिक्र के लोग यहाँ बैठते हैं, और आपस में किसी ना किसी पार्टी से के लिए भी जो है हम सोच रखते हैं। अगर उसके कार्यकर्ता नहीं भी हैं फिर भी हमारा जो है कहीं ना कहीं जो है किसी पार्टी से जुड़ाव रहता है। तो देखिए, यहाँ जो चुनाव है वो कॉरपोरेशन का चुनाव है, बाय इलेक्शन है, ये 17-18 महीने का चुनाव है। और
इसमें जो है शोएब इकबाल साहब जो यहाँ 35 साल से समथिंग विधायक हैं थे, उनके बेटे जो है विधायक हैं, और जैसा कि आपको हमारे और साथियों ने भी बताया बैठक के लोगों ने कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को वक्त पे मुख्तलिफ लोगों को जिताया है। तो शोएब इकबाल साहब जो है यहाँ एक ब्रांड बन चुके हैं। दूसरी बात यह कि शोएब इकबाल साहब जो यहाँ बातें हो रही हैं आज के चुनाव में, शोएब इकबाल साहब यहाँ की जमीनी नेता हैं। जमीनी नेता मतलब यहाँ के कल्चर से जुड़े हुए हैं। यहाँ जितने भी नेता हैं जो आज यहाँ आके जो है बहुत सारे बयानात जारी कर रहे हैं, कोई साहब सिलमपुर से आ रहे हैं, कोई साहब ओखला से आ रहे हैं, कोई साहब जो है बल्ली बारान से आ रहे हैं, ये भी सब हमारे अपने ही एरिया हैं, दिल्ली के एरिया हैं। हमें आने जाने में किसी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वो यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ शोएब इकबाल साहब का जो जुड़ाव है या उनके साहबजादे का जो जुड़ाव है वो यहाँ के हर घर हर परिवार से। 35 साल का वक्फा बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे जैसा आदमी जो है, जो उस टाइम जो है नाउम्र था, आज बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो रहा है, तो इसलिए जो एक लंबा जुड़ाव है। दूसरी बात यह है कि यहाँ बात चल रही है। फिर एक बीच में एक सवाल है, जी, पूछना चाहूंगा। जी जी, जो ये कनेक्ट शोएब साहब का है, ये 35-33 साल का, जो बच्चे को देखा तो उसके वालिद का नाम बता दिया, और वालिद को देखा तो उसके दादा का नाम बता दिया। ये पुराने नेताओं की पहचान है। नेता उतना एक्सपीरियंस होता है जब वो आपको नाम बता दे, आपकी गली का दरवाजा बता दे कि आपका घर वहां है। ठीक है। आपको लगता है कि ये जो अभी इस राजनीति का जो आने वाला हिस्सा है, जो एमएलए के चुनाव होने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट अब जो कैंपेनिंग, चुनाव लड़ाने का तरीका, छोटी सी सीट, इन सब की प्लानिंग फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट करने वाली है, क्या होने वाला है? आप समझ रहे होंगे मेरा सवाल। जी, मैं समझ गया। देखिए, ऐसा है, शोएब इकबाल साहब जिस वक्त आम आदमी पार्टी में गए थे, तो वो आम आदमी पार्टी में जब गए तो आम आदमी पार्टी को भी एक बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी। दिल्ली में मुस्लिम वोट जो है वो बिखराव की पोजीशन में था। कुछ वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जाता था, जो परंपरागत तौर पे जाता था जब तक आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में सरकार नहीं बनाई। तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी। शोएब इकबाल साहब ने वो पार्टी ज्वाइन करी, उसके साथ गए। ये बिल्कुल ठीक है कि शोएब इकबाल साहब जी जीते तो जाहिर बात है पार्टी और उनका दोनों का जो है एक साथ होगा। लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हैं। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जो आप मेरे से एक सवाल कर रहे हैं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये दोनों की दिशा तय करेगा। ये शोएब इकबाल साहब की राजनीति की भी दिशा तय करेगा, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति की भी दिशा तय करेगा कि आने वाले वक्त में क्या दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट जो है अब आम आदमी पार्टी ले सकती है या नहीं ले सकती। मैं जैसा समझता हूं कि शोएब इकबाल साहब का चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, उनके कैंडिडेट का चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, और क्योंकि मैं यहाँ का एक वोटर हूँ, मैं यहाँ कोई बाहर से नहीं, सुईवलान में रहता हूँ, इसलिए यहाँ गली गली घर घर से वाकफियत है। यहाँ जिस तरीके की बातें होती हैं वहाँ यहाँ सीधा सीधा मामला ये है कि हमें किसी की पार्टी बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में शोएब इकबाल साहब जो है वो काम करते थे, काम करते हैं, और जब उनके बेटे जो है यहाँ विधायक हुए, विधायक होने से पहले वो दिल्ली के जो है वो डिप्टी मेयर बने। मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वो डिप्टी मेयर बने तो यहाँ हमारा सिविक सेंटर है और उसमें वो बैठते थे 4थी मंजिल पे। तो आप आज भी जाएंगे तो सिविक सेंटर में किसी आम आदमी की एंट्री नहीं है। लेकिन जब वो डिप्टी मेयर बने तो उन्होंने बाकायदा अपने इलाके के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के उन लोगों के लिए जिनकी समस्याएं थी, जिनके कुछ काम रुके हुए थे, जिन्हें जाने नहीं दिया जाता था, जो परेशान रहते थे, उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए। और वो सिविक सेंटर जो है एक आम नागरिक का जो है ऐसी जगह बन गई जहां वो जाके अपनी शिकायत, अपनी बात कर सकता है। और उनका काम करने का तरीका वो बिल्कुल सबके सामने था कि जब वो कोई उनसे शिकायत लेके आता था तो बाकायदा वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिसके भी मातहत वो काम आता था, उससे या तो बुला के बात करते थे या उनके ऑफिस में ले जाके बात करते थे। तो इस तरीके के काम हमारे बीच में है। हमारे बीच में शोएब इकबाल साहब काम के तौर पे पहचाने जाते हैं। जो लोग यहाँ आके जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें से खास करके हमारे बल्ली महारान के एक साहब है जिन्हें शोएब इकबाल साहब ने जो है यहाँ तक पहुंचाया। ठीक है, वो अब राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन उन्हें खुद ये याद रखना चाहिए कि वो रामनगर की सीट हार गए और वो जिता नहीं पाए। उस आम आदमी पार्टी और अपने मंत्रियालय के बावजूद भी वो अपनी सीट नहीं जिता सका। आसिफ साहब जो है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो कांग्रेस से जो है यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो अपने यहाँ की 4 सीटें हार के आए हैं। मतीन साहब जो है अपने यहाँ की जो है मौजपुर वाली सीट
सीट जो है उनके साहबजादे यहाँ जो है प्रचार कर रहे हैं, वो हार, जुबैर साहब वो हार के आए हैं। तो आप अपने यहाँ नहीं जिता सकते। अगर आपके काम, तो शोएब इकबाल साहब ने अपनी 3 सीटें और बराबर की 1 सीट जिसपे हम अब बैठे हुए हैं इस वक्त बात कर रहे हैं, ये 4 सीटें अपने नाम पे ही जिताई है, अपने काम पे ही जिताई है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एमएलए जो कहा जाता है, जिसको मैंने लक़ब दिया है कि काउंसलर बनाने की मशीन, क्यों कह रहा हूं मैं यार, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इमरान हुसैन का वो वक्त देखा है जब उनको कोई पहचानता नहीं था। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे टू डे बिजनेसमैन। उनको जब चाहत जागी चुनाव लड़ने की, जब उन्होंने दर खटखटाया कांग्रेस का, वहां से उनको इनकार हुआ, निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने कोई और पार्टी खटखटाई, फिर कोई और पार्टी खटखटाई, आखिरी दरवाजा शोएब साहब का था और वहां से बर्मे के निशान से उनका पहला करियर ग्राफ का पहला कदम रखा गया। आपको मैं बार बार ये बात कहता हूं, और इमरान हुसैन साहब शायद इस बात से मेरी नाराज हो जाएं, होने दीजिए, सच तो सच है, थोड़ा कड़वा होता है। वहां से शुरुआत करने के बाद बल्ली मरान से उनका यहाँ पे कैंडिडेट को लड़ाना, अगर ये सिर्फ पार्टी का प्रोटोकॉल होता तो वो भी नजर आता, लेकिन उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर है, इस सीट में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल जाए। और अगर यहाँ पर मटिया महल में कोई राजनीतिक समीकरण बदला तो इसका इम्पैक्ट सिलमपुर और अलग अलग ओखला, कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना उन लोगों के लिए जो राजनीति को जीते हैं। मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ, जानते हैं क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सर, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा जानना मैं इसलिए चाहता हूं कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं उसको फाइनल डे पे ये बता पाऊं कि देखिए कुछ ऐसा हो सकता है। मैं खुद कंफ्यूज हूं, आप मेरी कंफ्यूजन दूर करें। पहले तो वक़्त आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका सारा चैनल, पूरे के न्यूज़ सब कुछ मैं देखता हूँ। मेरा नाम फैसल हसन है, फैसल भाई, मैं बल्ली मान से रहता हूँ जी। और मैं ज़्यादातर वक्त जो है मैं बिजनेस है, मेरे घर वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिविल लाइन के अंदर भी है, तो मैं ज़्यादातर रहता हूँ इसी में। तो आपके पास तो दोनों विधानसभाओं का एक्सपीरियंस है। हाँ, अल्लाह के करम से। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ के इलेक्शन के बारे में फैसल भाई मुझे क्लैरिटी दीजिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी ऑडियंस को दीजिए कि क्या होने वाला है। नहीं वकार भाई, मसला ऐसा है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जी जी जो चीज़ मेरे चाचाओं ने, बड़ों ने बता दी, जी जी जी, वही बात मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त शायद हम मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमें वोट किसे देना है। कांग्रेस की तो बात करना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। आज बिहार के अंदर क्या सीटें ली और क्या हाल मचाया, वहाँ इनका ये हाल हो गया, कहाँ गलत फैसले लिए। अब आम पार्टी का मकसद क्या था? मुसलमान वोट सिर्फ हासिल करने के लिए नेता को अपने साथ किया, कभी किसी मरकज के मुकाम पे नहीं बोले। एजुकेशन के, मैं उस बात पे, दूसरी बात पे आ गया टॉपिक पे, मैं उस पर भी आ जाऊँगा। काउंसलर को हम एजुकेशन, एमएलए भी यूं और एमपी भी यूं, लेकिन आप कराओगे कहाँ से? एमसीडी में बोलने की ताकत है नहीं है, विधानसभा में बोलने की ताकत है नहीं है, पार्लियामेंट में बोलने की अहमियत, ऐसा नेता नहीं चाहिए। बीजेपी से मेरी बात हुई थी, इसी बात में गाइड कर दूं। उन्होंने कहा कि अगर हम 11 की, जितनी भी 11 सीटें हैं शायद या 12, जितनी हारें या जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका क्या डीप एनालिसिस कर रहा है? क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि सीधी बात, सरकार उनकी बनी बनाई है, बनी बनाई है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। मेजोरिटी है अभी आप 90 सीटें या पता नहीं 100 सीटें लड़वाई हैं आपने बिहार में, जमानत जब्त करा लिया आपने। सिर्फ आपको मुसलमान वोट को, ये दूसरे आरएसएस के आदमी है जिसका नाम कहते हैं केजरीवाल। आज तक निजामुद्दीन पे आवाज नहीं उठी, हर मुसलमान पे उंगली उठी, कहीं नहीं, घर बैठे रह गए अपने। एक यादव को टिकट दिया था, उस पर भी आवाज नहीं उठी, खामोश बैठे रह गए अपने पास से। तो ऐसा मुसलमान को सोचना चाहिए अब कि नारे बांधने से कुछ नहीं होने का। अब वो लीडर चाहिए जो आवाज उठा सके। जब मैं आपसे हक मांगने जाऊंगा जब भी तो आप मुझे दोगे, ऐसे कैसे दे दोगे आप मुझे? आप अपने घर में बोल रहे हो, बाकी पार्लियामेंट में जाके यूं बैठ जाओगे, विधानसभा में जाके यूं बैठ जाओगे। अब जैसे वो इमरान हुसैन साहब है, मैं मुंह से साहब निकल गया, गलती हो गई, अच्छा है ना, गलती हो गई। जो आवाम के लिए बोल नहीं सकते वो यूं चुप रहेंगे केजरीवाल के सामने। ऐसा नेता क्यों चाहिए भाई? ऐसा नेता नहीं चाहिए, कोई भी हो, कोई नेता नहीं चाहिए ऐसे। तो मुझे एक बात बताइए, आपको इमरान हुसैन जैसा खामोश या शोएब इकबाल जैसा एग्रेसिव, या इसके कोई बीच में कोई ऐसा हो कैरेक्टर, क्या होना चाहिए एमएलए का? न चुप रहने वाला, जब वक्त आए तो चुप भी रह सकते हैं, जो अल्लाह ने कहा है सबर, और जब वक्त हक की बात हो तो बोलने वाला भी चाहिए। दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब आपने कहते कि जो शोएब साहब की नहीं यूं उंगली उठा दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया,
अकेला आदमी पार्लियामेंट में किसी ने कुछ तो बोला होगा ना, वो हल्की सी क्लिप दिखा दी, वो क्लिप नहीं दिखाई कि किसने क्या बयान दिए थे, किस बात पे उठ के आ गए। आदमी ने उठ के तो चला गया, कर तो लिया कुछ। तुम में से कोई आ गया, हारून रशीद साहब बराबर में बैठे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये क्या तरीका? आदमी खड़े होके बोल तो सकता है, पूछ तो सकता है, ऐसा नहीं होता। पर जरी सी बाइट में से एक अल्फाज निकाल लिया और उसको कह दिया। ऐसा नहीं, पूरा मोटिव होना चाहिए, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि भाई किस बात पे हुआ था। शुएब साहब के बारे में यूं कि जी ये ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। एक टाइम से राज कर रहा है तो अल्लाह राज करा रहा है, और अल्लाह के साथ जब अल्लाह अवाम को देगा तो अवाम राज करवाएगी। अवाम की नहीं किया है उन्होंने। मैं भी यहीं कहीं रहने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दादा इलाही घर बल्ली मारान में है, मेरा घर यहाँ पे भी है, सही है। जो आज कहते हैं कि नाली साफ करवाएंगे, कूड़े साफ करवाएंगे, मेरे बचपन के अंदर इस जामा मस्जिद से लेकर तराई के पेड़ तक ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे सीवर नहीं खुदवा सकते आप इस मेन रोड पे मार्केट के अंदर। मेरे ख्याल से शुएब साहब ने अपने ज़माने के अंदर, चाचा 15-20 साल पहले की बात है, जो सीवर खुदवाई थी, है ना, वो सीवर खुदवाई थी पूरी तराई के पेड़ तक। और रमज़ान का महीना था और शुएब साहब नूरी मसाले वाले के पास असर के टाइम पे आए। मैं छोटा था, मैंने खुद देखा, रास्ता क्लियर करवाया। अरे आप जो कूड़े कचरे की बात करो, वो कूड़ा जाएगा कहाँ? कूड़ा जाएगा कहाँ? इसलिए शुएब साहब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसी को मैं बता नहीं सकता, जो बदमुट्ठी भी काम होते हैं, हर किसी का ध्यान रखते हैं। आज जो लोग उनसे प्यार करते हैं, बदमुट्ठी तो हर नेता कर रहा है आजकल। बदमुट्ठी का मतलब ये नहीं कि वो पैसा, कि मैंने आपसे कोई बात कह दी तो मैंने अपने पास ही रखी, वो मेरे दिल का मतलब हो गया, यही बदमुट्ठी है। बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने शुएब साहब, अगर आप लोग अपनी विधानसभा में शुएब साहब को एक्स एमएलए समझकर अगर धुंधला ब्लर महसूस कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत आपकी जहनियत को शार्प किया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की है। समझने वाला समझे और ना समझने वाला, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? अमीनुद्दीन नाम हुआ। अमीन साहब, समीकरण ये सब पे मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ। आप मुझे और मेरे लोगों को, जो व्यूवर्स हैं, उनको ये समझाइए कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है और आखिर का होने वाला क्या है। देखिए, पहले राजनीति जो थी जी यहाँ पे एक साइड होती थी जी। ज़्यादातर शुएब साहब जो लड़ते थे इलेक्शन, बिल्कुल एक साइड हो जाता था इलेक्शन। लेकिन अब राजनीतियाँ बदली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीति का हिसाब बदल गया है, बिल्कुल 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 चेंज हो गया है। जमीन पे आना पड़ गया सबों को। शुएब साहब को भी आना पड़ेगा। वो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल बदली है। और शुएब साहब काम करते थे, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम करने चाहिए थे वो नहीं करे 40 साल में शुएब साहब ने। शुएब साहब तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट एंगल है सर, इस एंगल पे भी ध्यान दें, क्योंकि अभी तक जो मैं वहां से यू टर्न लेके आया हूँ, 360 डिग्री घूम रहा हूँ, उसमें से पहला शख्स ऐसा मिला है जो शायद इसका उलट बात कर रहा है। सर कंटिन्यू करिए। क्योंकि देखिए, 40 साल के अंदर अगर चाहते तो बहुत कुछ बदलता है इस इलाके के अंदर। सच्चाई बोलनी चाहिए। मैंने कहा कुछ लोगों के लिए काम करते होंगे, उनसे वो जुड़े हुए, उनकी वजह से उनको वोट मिलता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे इस इलाके में। पहली बात देखिए, इस इलाके में जो स्कूल हैं, एमसीडी के हुए और उसके हुए, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। आज भी आप चले जाएं एमसीडी के स्कूल में, टीचर भी पूरे नहीं है। तो आपको, अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो आपको क्या, नहीं ये वाली बात इसमें मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है, अगर शुएब साहब से नहीं हो रहा तो क्या आले मोहम्मद इकबाल नहीं है उसके लिए? नहीं, वो दोनों ही हैं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों को बोल रहे हैं। तो अब कोई दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले अभी तक जो काम नहीं हुआ, अब वो अपना कोई भी बताते नहीं है क्या करना है अब इनको आगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, कोई दूसरा भी उतरना चाहिए इस फील्ड में, काउंसलर कोई और हो, और फिर काम हो, और काम लोग पूछे इनसे। सड़कें हैं, आज भी देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ जब से इलेक्शन ये चल रहा है, गड्ढे भरे जा रहे हैं लेकिन गड्ढे पूरे नहीं हो रहे हैं। किसी तरह वो पूरे हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। और मैंने बताया ना, उसको पायलअप हो चुका है, इतना बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो करना चाहते, तो उनके लिए जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं थी। 40 साल जीत चुके हैं, 30 साल जीत चुके हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, खुद वोट मिलता। मैं अगर ये करते तो मैं आज उनके साथ बातों से
आपको क्या लगता है शेर पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? शेर शेर पिंजरे पे में है? नहीं, शेर शेर आजाद जंगल में है? इस टाइम लड़ाई हो गई है किसकी? तीनों, इसमें इस टाइम टफ लड़ाई है। इस टाइम एक तरफ नहीं है कहीं भी, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो हो अगर- सकता है मैं गलत हूँ। अगर 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 आप कंफर्टेबल हो तो मुझे ये समझा दीजिए कि 3-4 पार्टियां, 3 पार्टियों में 4 में। चलिए तो इसमें एक से साइड तो बीजेपी मेरे हिसाब से कुछ दो कोई- दो ओपिनियन दे दीजिए। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, फिर दूसरा ओपिनियन। नहीं, मुझे अभी तीनों बीच टक्कर पे हैं। सब आगे पीछे गोल गोल है। अभी मुझे क्लियरिटी किसी की नजर नहीं आ रही मेरी नजर में। हो सकता है जिस किसी और का नजरिया अपना अपना, लेकिन मेरी नजर में भी तीनों एक बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं लगता कि इतनी गलतियों के बाद भी शोएब साहब लोगों को मना लेंगे, उनका इलेक्शन निकल जाएगा, या वो मनाने वाली बातें निकल गई? देखिए, मना ले वो तो अलग मामला, उनका राजनीति का तरीका अलग है बिल्कुल। तो राजनीति का तरीका वही है कि इधर आ बे, यहाँ बैठ जा और कल ये करना है। राजनीति का तरीका ये है, अगर मैं गलत ना हूं तो। नहीं, यही है आजकल। और एक नया ट्रेंड है बली मनान में, चाचा मम्मानी खाला, यहाँ का है, इधर आ बस चल हो गया, ऐसा वाला कनेक्शन भी होता है। अब देखना है कि ये इम्पैक्ट कैसा है। सॉरी सर, सॉरी, जी आपको घुटना लग गया मेरे। अस्सलाम वालेकुम। हमजा नाम है मेरा। हमजा, मुझे बताओ, तुम तो जेंजी हो। जी बिल्कुल। जेंजी, यहाँ का जेंजी बहुत चालाक है। जी बिल्कुल। इतना चालाक है कि चाय भी पिला देगा, और जब मैं कैमरा ऑफ करूंगा तो कहेगा यहाँ बैठो, बड़ी बात सुनो। मैं बोलूंगा क्या, मैं जो बोल रहा था ना वो झूठ है, असल में ये होने वाला है। मैंने कहा क्यों? बोला हम कैमरे पे नहीं बोल सकते भाई। बिल्कुल। तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये उपचुनाव जो हो रहा है हमारे मटिया महल 76 वार्ड के अंदर, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इसमें 3 लोगों की बहुत जबरदस्त लड़ाई है, जिसके अंदर हमारे शेख बाल साहब के कैंडिडेट इमरान चौधरी है, मुदस्सिर उस्मान आम आदमी पार्टी से हैं, एंड हमारे कुंवर शहजाद साहब हैं, वो आप कांग्रेस पार्टी से हैं। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें चुनाव में एक्चुअल में चल क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कैंडिडेट दिया है कुंवर शहजाद। देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जेन जेड जो है, जो आपने बात करी, वो पूरे जेन जेड जो है, आप उनकी रैलियां देखिए कुंवर शहजाद की, उनके साथ चल रहा है, उनके साथ जुड़ के काम कर रहा है, और अपने कारोबार अपने काम को छोड़कर उनके साथ लगकर काम कर रहा है। तो उनके जो मुद्दे हैं, देखिए शेख बाल साहब ने कभी भी मटिया महल को कोई मुद्दा नहीं दिया कि मैं आपका ये काम कराऊंगा, वो चीज कराऊंगा। सिर्फ शेर का निशान लाने से या सिर्फ 2-4 चीजें करने से आप पूरे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। दिया था, मेरे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, वाह 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 वाह, ऐसे कुछ कहा था, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, वो रणनीति के तहत होता है। ब्लैंक रणनीति करना है, आदमी बिल्कुल को ब्लैंक brainwash कर करना है। दीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी आजकल पूरे भारत के अंदर लोगों को ब्लैंक करके चल रही है, उनकी अनभक्ति आप देखिए कि लोग होने के बाद भी फिर भी उनको वोट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से शेख बाल साहब ने कोई मॉडल नहीं दिया 30 साल में, आप अगर योगी हालत जाके देखिए क्या हालत हुई हुई है आज, क्या पोजीशन खराब है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन उस लेवल का काम नहीं किया जो 30 साल में होना चाहिए था। एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने ये महसूस किया है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, ये जो काम करने की जो स्पीड है वो उसमें स्तर में और गिरावट आई है? देखिए, जो काम करने की जो स्तर की जो स्पीड आप बता रहे हैं, उसका level ही गिरा देखिए, एकदम हाँ बिल्कुल। मैं कुंवर शहजाद साहब की बात बता देता हूँ आपको। कुंवर शहजाद ने जो है कोरोना काल के अंदर गैस सिलेंडर मुहैया कराए लोगों को। अपनी वो यूथ कांग्रेस से भी पीछे से है, तो उन्होंने वहां से भी मदद करी। आपने एक श्रीनिवास जी का नाम सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए थे ऑक्सीजन मैन के नाम से। उसके बाद कुंवर शहजाद का भी नाम उस लिस्ट में था। तो हमें एक ऐसा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट मिला है जो लोगों की आवाज उठाना जानता है, जो लोगों के लिए लड़ सकता है, जो लोगों की बात को रख सकते हैं। ये तो इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की तुम्हारे दोस्त हैं जी, और बहुत सारे होंगे, गली गली में होंगे 100%, यहाँ तो हर जेंजी एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल। उन लोगों का क्या लगता है, कुंवर शहजाद वाली एंगल है उनका? जी बिल्कुल, कुंवर शहजाद के साथ हैं वो, और कुंवर शहजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और कांग्रेस को अच्छे वोटों से जिताने का काम वो जेनजी ही करेगा, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह। तो देखिए, ये एक नया एंगल है। मैं आपको यहाँ जिस बैठक में बैठा हूँ, ये एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल बैठक है, जहाँ पर हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठता है, और ये बहुत खूबसूरत है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मैं नहीं जानता था किसी को, तो मेरी किस्मत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक आज़ादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, भले आपके लिए कोई दूसरा मुस्कुराए, लेकिन आप खुल के बोल सकते हैं। और इस विजन से शायद आपको जो है ना सोचने का मौका मिलेगा कि आखिर मामला है क्या, और
आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया किसका गाना गाइए, किसका रोना रोइए, आराम अच्छी चीज है, कंबल ओढ़कर सोइए। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर क्या लग रहा है, सर क्या फील हो रहा है? He will give to you any bite. सर लास्ट आपसे, I'm not but I'm just a voter. आर यू एन ऑब्जर्वर? इफ यू आर एन ऑब्जर्वर जस्ट गिव मी योर ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। I was use nota button every time बहुत बढ़िया, तो इसमें बात करते हैं। from 20 years. तो मैं आपको लगाइए, चालू है। तो अब नोटा वाली कहानी, नोटा, He will give to you any some आई विल डेफिनेटली स्पीक टू हिम। अब यहाँ पे एक ऐसा भी है शख्स जो कहते हैं नोटा। अब नोटा का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है। इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू जब मैंने लिए हैं, इसको हो सकता है हम 2 पार्ट में करें, लेकिन लेट्स सी आप क्या कहते हो सर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन आप ये है बात कि करना- जितने करना मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको अपने व्यूज दिए हैं, तो उसमें मेरे जितने भी बड़े सरबराह हैं इनसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और शुएब भाई का हमेशा मैंने ये देखा कि कम से कम नियर अबाउट 90 या 100 के करीब इतने अरसे में मैंने जितने लोगों का काम लेके मैं वहाँ गया उनके पास, और या किसी को मैंने रिकमेंड किया कि साहब इनका ये काम है, ये गरीब लोग हैं, इनका ये काम करना, वो काम हुआ। दैट्स इट, वो काम बराबर हुआ। और वो आज तक इतने, जिसमें खुद मैं भी हूँ, मैं आप नोटा क्यों पा रहे हैं? मैं अगर वो बिहाइंड रियली रीजन तो छोड़िए आप, इट्स माई पर्सनल। तो मैंने ये देखा कि मैंने अपना एक फॉर्म दिया उनको, साहब मुझे हज पे जाना अपनी वालदा के साथ, तो मेरा नाम नहीं आ सका। तो आज मेरी वालदा अल्लाह बख्शे उनका इंतकाल हो गया, और वो दुआ देती हुई गई है शुएब भाई को भी और मुझे भी। मैं चूंकि यहाँ का वोटर नहीं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मैं इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जितने काम आज तक मैंने उन्हें दिए हैं उन्होंने सब काम वो कराए लोगों के, प्लस मेरा भी, और इलाके में एवरीवेयर। मैं हमेशा जब भी कभी बात सुनता हूँ, बहुत बार शुएब साहब के पास गए हैं, मैं 20 साल से उनको जानता हूँ, लेकिन 2 ही बार मिला हूँ, और दोनों बारों में शायद वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शुएब इकबाल साहब जो शक्ल से बहुत, क्या बोल सकते हैं, गुस्से वाले लगते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज वेरी पर्सनैलिटी कैसे है? ही इज वेरी पोलाइट, नॉट एग्रेसिव, लेकिन जहाँ उनको एग्रेसिव होना चाहिए वहाँ हो जाते हैं वो, और होना भी चाहिए। एक मतलब यह है कि एमएलए या एज ए काउंसलर उनको ऐसा होना चाहिए। सलमान, क्या महसूस कर रहे हो? यहाँ पे तुम घूम रहे हो, सब जगह जा रहे हो, आ रहे हो, तीनों पार्टियों का धुरंधर उतरा हुआ है हर एक पार्टी की तरफ से, क्या महसूस कर रहे हो, क्या होने वाला है यहाँ पे? Sir, firstly, I am very thankful to you that you come here थैंक यू सो मच। and taking a आप लोगों ने survey. मुझे यहाँ पे इजाजत दी आने के लिए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जी। आप बताइए क्या बात है? सर, असल में क्या है कि यहाँ पे सारे मेरे बड़े और सरपरस्त बैठे हैं, इन सब में ही मैं सबसे छोटा हूँ। जैसे आपने चैन जी कहा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने आते ही एक अल्फाज कहा था कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन पॉलिटिक्स। कोई भी चीज पॉलिटिक्स के अंदर परमानेंट नहीं है, न तो दुश्मनी न दोस्ती। तो सर, हम खामाखाई में किसी एक कैंडिडेट के लिए अपनी पर्सनल राय देके हम क्यों दुश्मनागी लें या दोस्ती लें? तो आप उनमें से हैं जो कम्बल ओढ़ के सोइए? नहीं, आई गिव द वोट बट आई डिडंट शेयर इट। मैं वोट आपका दूंगा हक है। पर मैं शेयर नहीं करूंगा उसे, ये मेरा अधिकार है, ठीक है ना सर। वैसे आई एम एन एडवोकेट, तो सर एक एडवोकेट जो होता है वो निष्पक्ष होता है, उसके लिए जो उसका क्लाइंट या फिर वो उसके हिसाब से होता है, वो उसके लिए लड़ता है और मरता है, उसके लिए करता है। सर, उसके मैं इस हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए असल में क्या है कि एक तो मेरे सारे सरपरस्त हैं, और दूसरा मेरी तीनों ही कैंडिडेट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्तेदारी जुड़ती है। ये तो सब यहाँ पे आप जैसे लाखों हैं जी, कि तीनों को ही जानते हैं। शुएब खालू जो है वो मेरी ननिहाल की तरफ से रिश्तेदारी जोड़ती है, इमरान भाई मेरी ददियाल की तरफ से मेरे वालिद के भतीजे हैं वो, और क्या कहते हैं ये शहजाद भाई जिनके साथ ये कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं, इनके साथ मेरी राजनीति कांग्रेस में शुरू हुई है। तो सर, मैं तीनों के लिए ही मेरे एक सवाल बेस्ट विश करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला सवाल है। इन तीनों को ही, जिसका अल्लाह मैंने मुकद्दर लिखा है, वो मेरा तीनों ही एक सवाल है सर, और यहाँ तक के बीजेपी के भी जो हैं, मेरे को पता चला वो कैंडिडेट हैं जहाँ पे मैं कोर्ट से आके कचौरी और समोसा खाता था, तो नमक के हिसाब से उनसे भी मेरी रिश्तेदारी जुड़ गई। लीजिए, ये तो, और इन्होंने तो बिल्कुल ही जो है मामला एकदम जबर कर दिया है आपने। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई यहाँ पे हमारी राजनीति पार्टियों ने ही ऐसा गड़बड़ घोटाला कर दिया है कि यहाँ पे लोगों के दिमाग की बत्तियां बंद हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ देता हूं कि यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है,
लोग परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। और आखिर में आपको एक बात और कहता चलता हूं, मेरे दिमाग में एक बात आई, जिस तरह से बाहर के लोग और जिस तरह से स्टार प्रचारक जितना जोर यहाँ लगा रहे हैं, जनता तो परेशान है और सिर्फ एक ही बात कह रही है कि मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, यूं तो कभी मुंह फेर के देखे ना करो हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वाह वाह। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।